नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। जमीयत उलेमाए हिंद के 34वें अधिवेशन में मौलाना महमूद मदनी के बयान के बाद मजहब को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। अधिवेशन में मदनी ने सरकारी एजेंसियों पर कई गंभीर आरोप लगाए और इस दौरान कहा कि भारत पर पहला हक मुसलमानों का है। इस्लाम की पैदाइश भारत में हुई और ये सबसे पुराना मजहब है। भारत जितना नरेंद्र मोदी का है उतना ही मदनी का है। इस्लाम को बाहरी बताना गलत, बेबुनियाद, मदनी ने कहा, क्योंकि ये धरती खुदा के सबसे पहले पैगंबर की जमीन है। चौबीस से पहले शुरू हुआ मजहबी खेल। मजहब का नाम भड़काऊ काम। भारत हमारा देश है। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इस्लामोफोबिया बहाना, मोदी और भागवत निशाना। जितना यह देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है उतना ही यह देश महमूद का भी है। इतना अल्प ज्ञान का वो परिचय देंगे, इसकी मुझे कभी कल्पना नहीं थी। इस्लाम जो है भारत की धरती पर नहीं पैदा हुआ है, ये तो आम आदमी जानता है। जब भारत में है संविधान तो क्यों दिए भड़काऊ बयान? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। साथ चलने वाले व्यक्ति की छवि बनानी चाहिए, न कि एक देश को एक मजहब के नाम पर लेकर चलने वाले व्यक्ति। वतन पर सबका अधिकार तो मजहब के नाम क्यों तकरार? इंसानियत और कौमी हम आहंगी को सख्त नुकसान पहुंचाया गया और लगातार पहुंचाया जा रहा है। तेजा थाम लो, रुदाद गम हमको सुनाने दो, तुम्हें दुखा हुआ दिल हम दिखाते हैं, दिखाने दो। मुल्क के मजहब पर घमासान, क्या है मदनी का मजहबी प्लान? उत्तर मांगे प्रदेश। तो उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि इसमें तो कोई शक नहीं कि मजहब सबका है, लेकिन फिर सियासी जुमलों को उसमें क्यों जोड़ना? मौलाना महमूद मदनी का ये बयान क्यों आया और कहां पर दिया गया, इसको समझने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि जिस मीटिंग में बयान दिया गया वो मीटिंग बुलाई क्यों गई थी और क्या हुआ। दिल्ली के रामलीला मैदान में 34वां अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन में कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिससे इस्लामोफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव आया है, समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव आया है, पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप के खिलाफ प्रस्ताव आया है और पिछड़े वर्ग के मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग की गई है। मदरसों के सर्वेक्षण का मुद्दा उठाया गया है। इस्लाम के खिलाफ गलत सूचना पर चर्चा हुई और कश्मीर के मुद्दे पर भी प्रस्ताव पास हुआ है। सरकारी एजेंसियों पर मदरसों को लेकर संदेह फैलाने के आरोप लगे। अधिवेशन ने जमीयत ने सरकारी एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एजेंसियां आतंकवाद के संबंध में मदरसों के बारे में संदेह फैला रही, ये भी कहा गया कि बच्चों के मौलिक अधिकारों की अनदेखी कर गिरफ्तारी हो रही है। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत और उकसावे का आरोप लगाया गया। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। इसी अधिवेशन में जब जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी बोलने लगे तो उनकी जुबान से कई विवादित बोल भी निकले। मदनी ने कहा, समान नागरिक संहिता सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, कानून का देश की एकता अखंडता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। भारत जितना नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है उतना महमूद मदनी का भी है। यह धरती खुदा के सबसे पहले पैगंबर अब्दुल बशर सईदाला आलम की जमीन है, इसलिए इस्लाम को यह कहना कि वो बाहर से आया है सरासर गलत और बेबुनियाद है। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम सबसे पुराना मजहब है। ये समझना कि इस्लाम बाहर से आया है, ये मजहब सरासरी बात गलत है। इस्लाम की पैदाइश भारत में हुई, भारत पर पहला हक मुसलमानों का है। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। तो चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि ये केवल धार्मिक बात है, राष्ट्र प्रेम की बात है, या फिर इसमें राजनीतिक पहलू भी छुपे हुए। हमारे साथ
स्वामी चक्रपाणी जी जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। हमारे साथ हाजी मोहम्मद सलीस जी हैं, मुस्लिम धुरगुरु है। एसटी हसन जी हैं, सांसद समाजवादी पार्टी। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले एसटी हसन सर आपके पास ही आ रहे हैं। जो बात मदनी साहब ने कही है, देखिए इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ये देश सबका है। जितना अधिकार हिंदू का है उतना है मुस्लिम का भी है, उतना सिख का, ईसाई का, जैन का, जो भी रहे सबका बराबर हक है। लेकिन जो बातें कही जा रही हैं कि मोहन भागवत का नाम लिया गया, मोदी का नाम लिया गया, क्या इस तरीके की बातें करने से राजनीतिक चीजें हो जाती हैं? क्या ये बातें कहे बिना वो संदेश नहीं दिया जा सकता जो राष्ट्र प्रेम का संदेश है? देखिए, मदनी जी ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा, सच कहा। कहने के लिए बहुत अच्छा लगा और लगता है कि साहब ये देश सबका है और ये देश वाकई सबका है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों का है, जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देकर इस देश को आज़ाद भी कराया था। लेकिन अभी पिछले सिनारियों में आप देख रहे हैं कि जो हालात माइनॉरिटीज़ के साथ और मुसलमानों के साथ गुजर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये एहसास है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। पार्लियामेंट से कानून बनते हैं, सीए आता है जिसके अंदर अगर कोई मुसलमान प्रताड़ित होकर किसी दूसरे मुल्क से हिंदुस्तान की शरण में आना चाहता है तो उसको भी नेशनलिटी नहीं मिलेगी धर्म के नाम पर। धारा 370 हटती है, 371 बाकी रहती है। 3 तलाक का कानून आता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात नहीं सुनी गई। उसका नतीजा क्या हुआ देश के अंदर कि कभी हिजाब पे परेशानी है, कभी अजान पे परेशानी है, कभी नमाज पे परेशानी है, मस्जिद पे है तो कभी मदरसों पे परेशानी है। और हद तो ये हो गई कि हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, तमाम दुनिया में एजिटेशन हुए, लोग सड़कों पे उतरे, लोगों ने तोड़फोड़ करी और मर्डर हो गए, लेकिन उस औरत का बात बिका नहीं हुआ, उसे एक दिन के लिए भी अरेस्ट नहीं किया गया। इसको आखिर हम क्या समझें? अगर कोई छोटा सा भी क्राइम होता है तो उसमें अरेस्ट कर लिया जाता है। देश हम सब का है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये संदेश क्या देना चाहते हैं? क्या इस देश के मुसलमान किसी और प्लेनेट से आ गए? अभी ये बजट आया, आपने अल्पसंख्यकों का बजट 5,000 करोड़ से कम करते करते 2,300 करोड़ पे ले आए जी। आपने मेरिट कम मीन्स ख़त्म किया, आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो अल्पसंख्यक बच्चों को मिलते थे वो आपने बंद कर दिए। आपने मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप को बंद कर दिया जो अल्पसंख्यकों को रिसर्च के लिए दिया जाता था। और हद तो ये हो गई कि यूनिवर्सिटीज़ के बजट में जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जी बजट कम कर दिया गया, मेंटेनेंस का, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का बढ़ा दिया गया, तो अब आंखों की शर्म भी नहीं रही। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर से जो अल्पसंख्यक समाज है उसको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन चूंकि एसटी हसन साहब आपने भी जिक्र किया कि किस तरीके से मोहम्मद साहब की शान में किस तरीके से अल्लाह की शान में गुस्ताखी की गई और उस प्रवक्ता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी जो कुछ भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया और जिस तरीके से उन्होंने राम के शान में, राम के ग्रंथ के शान में गुस्ताखी की, वो भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। उस पर भी आपकी पार्टी ने स्टैंड उन्हीं पर लिया। तो क्या हम इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं कि क्या सबका जो प्रेम है वो राजनीतिक चश्मे से ज़्यादा बड़ा हो जाता है क्या? कि अगर राम का कोई अपमान करे तो सपा उस पर नहीं बोलेगी, अगर कोई इस्लाम में अल्लाह का अपमान कर दे तो उस पर भाजपा नहीं बोलेगी। सबके अपने भगवान, अपने अपने आराध्य, ये वाली राजनीति चल रही क्या? देखिए, ऐसा है, सबकी मान्यताओं की रेस्पेक्ट होनी चाहिए। उन्होंने रामचंद्र जी के ऊपर अपमान नहीं करा, उन्होंने रामचरितमानस पे कुछ टिप्पणी करी है। मैंने रामचरितमानस नहीं पढ़ा है और मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये पंडितों का और विद्वानों का काम है कि वो देखें क्या चीज़ उसमें सही है, क्या चीज़ नहीं है, ये उनका काम है। मैं तो अलग धर्म का मानने वाला हूँ, लेकिन जो भी उन्होंने कहा है उस पर एक डिस्कशन होना चाहिए और उसके बाद फैसला करें आप लोग कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है, और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी जी, देखिए आपने एसटी हसन साहब को सुना, मैं कह रहा हूँ कि और उन्होंने जो बातें कही उनका साफ तौर से कहना है कि ये आरोप की बात नहीं है, भेदभाव नजर आ रहा है। पार्टी के नेता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पक्ष
लेकर के जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं और सिर्फ मुस्लिम के उत्थान की बातें कर रहे हैं कि उनका ये काट दिया गया, आपको सांसद होने के साथ देश के जिम्मेदार सांसद है, आप सबकी बात करना चाहिए। दूसरी बात, मदनी साहब ने जो बात किया कि जितना देश हमारा है उतना ही मोदी जी का, उतना ही भागवत जी का, तो उस समय ये राष्ट्रवाद कहाँ चला जाता है जब नुपुर शर्मा मान लो एक बयान दिया और बयान देने के बाद 57 देशों को आपने उकसा करके भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया, पूरे 57 देशों में निंदा प्रस्ताव पास करके और एक केंद्र सरकार पे और न सिर्फ केंद्र सरकार पे बल्कि पूरे देश पे दबाव बनाने का काम किया, और उसका मात्र योग्यता ये था कि आप इस्लाम चाहते थे कि मुसलमान बिल्कुल चक्रवाणी जी, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही है, आपके पास आएंगे। बासित अली जी, आप भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं और एसटी हसन साहब की बात आपने सुनी, जो भी बातें उन्होंने कही, राजनीति हो रही है क्या अल्पसंख्यकों को दबाने वाली? बासित जी, आप सुन। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मदनी साहब के साथ जो मदनी साहब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, इसके माध्यम से आप ये देख लीजिए कि बांग्लादेश में 14 मंदिरों को हमारे तोड़ दिया गया। यहाँ से जब विक्टिम कार्ड खेला जाता है तो दूसरे मुस्लिम देशों में उसका प्रभाव पड़ता है। पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं पे अन्याय अत्याचार होता है, वहाँ पे मंदिरों पे हमले होते हैं। ठीक है, तमाम चीजें इस पर आएंगे। चक्रवाणी जी, बासित जी, आपको आवाज आ रही है क्या? अपहरण होता है। बासित जी, सवाल यह है, जो बात एसटी हसन सर ने कही, क्या राजनीतिक तौर से अल्पसंख्यकों के सम्मान को, उनके हक को दबाने की कोशिश हो रही है? किसी को ना दबाया जा सकता है और ना किसी का अपमान किया जा सकता। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ पार्टी आज सत्ता में है और आगे बढ़ रही है। लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ दे रहे हैं। लेकिन जो एसटी हसन साहब लगातार कह रहे हैं कि रामचरित मानस का कोई अपमान करेगा, वो उसको अपमान नहीं मानते। वो अपमान मानते हैं कि नुपुर शर्मा किसी बात को कोट करने के बाद माफी मांग लेती हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी उस पर कार्रवाई करती है। भारतीय जनता पार्टी उनकी मेंबरशिप को रद्द कर देती है और उनको पार्टी से निकाल भी देती है। लेकिन वो उसको नहीं मानेंगे। उनको केवल और केवल एक ही राज है, समाजवादी पार्टी की पुरानी रीति नीति है कि हाय मुसलमान मुसलमान मुसलमान। उनको भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल देश को, राष्ट्र को प्रथम रखती है। सब अपनी पूजा पत्नी। लेकिन बासित जी, वो पूछ रहे हैं कि फिर जामिया मिलिया जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसका क्यों बजट कम हो गया, क्यों मदरसों को शक की निगाह से देखा जा रहा है, क्यों सीए में अल्पसंख्यकों के सम्मान का ध्यान नहीं रखा गया? उन सवालों का जवाब दीजिए आप। तो बासित जी का भी संपर्क टूट गया है। हाजी मोहम्मद सलीस जी, जिस तरीके से बात मदनी साहब ने कही है, उस बातचीत को किस निगाह से आप लेते हैं? क्योंकि भाजपा का कहना है कि ये जो बातें कही जा रही हैं वो गलत कही जा रही हैं। आपका क्या नजरिया इस पर? देखिए, मैं किसी के गलत और सही को कंट्राडिक्ट करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ जी। आपने जिस मौजू पर आज की डिबेट बुलाई है, उसमें महमूद मदनी साहब के उस बयान पर चर्चा होनी चाहिए। नुपुर शर्मा ने क्या कहा और किसने जो है चौपाई पर आपत्ति व्यक्त की और इस पर क्या है, ये सब चीज़ें सब की सब आप 2024 के मद्देनज़र रखते हुए भाजपा को कैसे हिंदू मुस्लिम के कार्ड को खेला जाए, इस पर आ गए हैं। महमूद मदनी साहब, ये वही महमूद मदनी साहब हैं जिन्होंने कहा था कि जब मैं हिंदुस्तान में बाई चांस नहीं बाई चॉइस रहा हूँ, और जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो नज़रियात की बुनियाद पर बंट रहा था और एक तरफ ये कहा जा रहा था कि कुरान और निज़ाम मुस्तफ़ा का मुल्क होगा, तो मैंने उसको रिजेक्ट किया। तो आज महमूद मदनी साहब किन मुसलमानों की बात कर रहे हैं? महमूद मदनी साहब ने तो इस्लामी सिस्टम को जब रिजेक्ट कर दिया, आज कहा कि हिंदू मुसलमान। उन्हें बात करनी चाहिए हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के बसने वाले बाशिंदों की। अब चूँकि आरएसएस और बीजेपी को खुश करने के लिए इनडायरेक्ट वे में कैसे इसको मौजूद बहस बनाया जाए,
हिंदू मुसलमान का कार्ड कैसे शुरू किया जाए, तो वो महमूद मदनी साहब को उसके इस काम पे लगाया गया है बाकायदा मुल्कगीर सतह पर, ताकि सेकुलर वोट जो है वो धर्म के नाम पर विभाजित होकर के इस देश में सांप्रदायिक ताकतों को पुनः स्थापित कर सके। हाजी साहब किसकी मदद कर रहे हैं? मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मदनी साहब बीजेपी के लिए बिल्कुल काम करते हैं, वो बीजेपी के लिए है? आज वो मुसलमानों को अगले पिछले की बात कर रही है बीजेपी। मोदी साहब ने तो ये मुद्दा उठाया, मोदी साहब हाजी मोहम्मद सलीम जी कह रहे हैं कि मदनी साहब जो बोल रहे हैं वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। और सुनिए मेरी बात, जी मेरी बात पहले मेरी पूरी बात होने दीजिए, वरना मैं उठ के चला जाऊंगा। बिल्कुल, आप बात पूरी 8 महीने बाद बैठा हूँ आज, लेकिन बात पूरी होने दीजिए, ये बीच में काटिए मत। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस बात को हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुसलमानों का डिवीज़न किया जाए, उन्होंने कहा हम बोरी समाज के मुसलमानों को और जो पसमानदा मुसलमान हैं इनको पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। यानी वो पहले इस्लाम में काम की बुनियाद पर उस ब्राह्मणी फलसफे को दाखिल करेंगे जिसने इंसानों को अपनी चारपाई पे बैठने का हक नहीं दिया था, वही चीज़ मुसलमानों में कराना चाहते हैं। अभी इसके लिए अंसारी समाज के कुछ लोग खड़े किए जाएंगे, अभी इसमें अली अनवर जैसे लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा, अभी इसमें पिछड़ी जाति के मुसलमानों को गालियां दिलाई जाएंगी। क्या हाजी साहब की बातों से वाबस्ता हैं? ये जो महमूद मदनी ने ये जो कहा, नहीं ठीक है, आते हैं हाजी साहब, आएंगे, जवाब तो ले लेना आपकी बात का एसटी हसन से। जी देखिए, हाजी साहब जो फरमा रहे हैं किसी हद तक सही कह रहे हैं। मुसलमानों का यहाँ निज़ाम मसावात का है, हमारे यहाँ ऊंची नीच नहीं होती, इंसान इंसान है। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था आखिरी खुतबे में कि किसी भी इंसान को किसी दूसरे इंसान पे बरतरी हासिल नहीं है, सिर्फ वो इंसान सबसे बेहतर है जो अल्लाह के बताए हुए अहकामात पे चलता है। तो ये ज़ातें तो हमने बना ली, ना हमारे यहाँ कोई पसमानदा है ना हमारे यहाँ कोई ऊंची ज़ात है। ये पसमानदा करके हो सकता है कि बांटने की साजिश हो। हम मुसलमान सिर्फ मुसलमान हैं, हम मस्जिद में एक सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं, ना कोई आगे होता है ना कोई पीछे होता है। ये पैगाम इस्लाम का है और इस्लाम ने हमेशा इंसान को बराबरी के दर्जे दिए। तो क्या मदनी साहब मदद कर रहे हैं बीजेपी की? इसकी ये तो कुछ सवाल ही नहीं होता। मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो सिर्फ वो देख रहा हूँ जो हकीकतें हैं और पर्दे के पीछे क्या है ये मैं और आप उनके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, चर्चा पर आएंगे। हमारे साथ बासित जी भी एक बार फिर जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और सवाल मदनी साहब के बयान को लेकर उठे हैं, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बासित अली जी फिर से एक बार जुड़ गए हैं, अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा। बासित साहब, आपने सुना होगा एसटी हसन सर को भी और हाजी साहब को भी, वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम में या मुस्लिम धर्म में तो कोई भेदभाव है ही नहीं, आप लोग पसमानदाओं की बात करते हैं और ना जाने क्या क्या बात करते हैं, आप लोग ये तोड़ने वाली राजनीति कर रहे हैं वोट के लिए। असल में इनको मुसलमानों की चिंता नहीं है, इनको अपने वोट बैंक की चिंता है, चाहे वो हाजी साहब हों या एसटी सांसद जी हों। और ये अपने बेतुके बयानों के लिए जाने जाते हैं और ये उसी पसमानदा की बेइज्जती कर रहे हैं जिसकी वजह से सांसद बने हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर इन्हीं की लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा पसमानदा इनकी खुद की लोकसभा में है। और पसमानदा का मतलब कोई बिरादरी में नहीं है, पसमानदा का मतलब है गरीब। वो गरीब वो किसी भी बिरादरी का हो सकता है, वो पठान हो सकता है, वो शिया हो सकता है, वो सुन्नी हो सकता है, वो अंसारी हो सकता है। तो आप लोग केवल पसमानदा पर ही क्यों फोकस कर रहे हैं? पसमानदा का मतलब है कि जो 80% गरीब मुसलमान हैं उन गरीब कल्याण के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने योजनाएं चलाई हैं और 4.5 करोड़ केवल फोकस नहीं किया है, 4.5 करोड़ पसमानदा समाज के लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर केवल लाभ देने का काम। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। एसटी हसन सर, वो कह रहे हैं कि हम तो गरीबों पर फोकस कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर सिर्फ गरीबों की ये पसमानदा की डेफिनेशन यही है कि गरीब मुसलमान, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर पसमानदा में अगर आप वो बिरादरियाँ लेके आते हैं जिसमें अंसारी भाई हैं, सैफी भाई हैं और बहुत से भाई हैं, उस पर हमें एतराज़ है। गरीब पे हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप गरीब का उत्थान करें, हम आपके साथ हैं।
हम इसको ठीक कम है। मना कर रहे हैं। गरीबों के मौके पर साथ हाजी मोहम्मद सलीस जी, मदनी साहब ने यह भी कहा कि जो मुस्लिम में जो कमजोर वर्ग हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए आरक्षण का भी प्रावधान होना चाहिए। आरक्षण की बात भी उन्होंने कही है। देखिए मदनी साहब ने जिस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है वो उसी में है जो देश का प्रधानमंत्री मोदी बन सकता है, एक तेली बन सकता है, लेकिन अयोध्या की मंदिर का प्रधान पुजारी एक तेली नहीं बन सकता है, एक दलित नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कोई अंसारी हो, कोई नाई हाजी हो, साहब कोई बनने देना जा हो, रहे हैं, कोई दलित अंधेर वर्ग के हो, जो कोई लोग हैं किसी उनको भी ट्रेनिंग कम्युनिटी दी का जा हो, रही है। वो प्रधानमंत्री मनसबे पुजारी इमामत बनने पे के खड़ा हो सकता है। मेरी बात पूरी सुनिए, बीच में आप पार्टी मत बनिए। आप नहीं, मैं इस आपको पर डिबेट तथ्य बता कराने रहा हूँ हाजी बैठे हैं, साहब। या आप किसी के तर्जुमान बन के मैं बैठे? आपको तथ्य बता रहा हूँ, पार्टी बनना ही नहीं है मुझे। क्या तथ्य बता रहे हैं आप हमें? यही बता रहा हूँ कि दलित भाइयों की ट्रेनिंग चल रही है ताकि ये राम क्या- मंदिर में क्या- उनको क्या पुजारी तथ्य? बनाया जा सके। आप अपनी बात पूरी कर लें। ट्रेनिंग चल रही है। आप, मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ काम की बुनियाद पर इंसानी तकसीम का कोई फ़लसफ़ा नहीं है कि उसको मजहबी उमूर पर नहीं फायज किया जा सकता, उसको चारपाई पे नहीं बैठने दिया जा सकता, उसको मस्जिद में नहीं घुसने दिया जा सकता, उसको कुएं पे नहीं जाने दिया जा सकता। ये हमारे यहाँ इस माने में पसमानदगी नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह सच्चर ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की, उसने बहैसियत मजमूई मुसलमानों को तालीम के मैदान में, मुसलमानों को माली एतबार से और मुसलमानों को सेहत के एतबार से, मुस्लिम इलाकों में स्कूल और कॉलेजेस के एतबार से पसमानदा बताया। उस अगर परिप्रेक्ष्य में बीजेपी मुसलमानों को सच्चर कमेटी की सिफारसात की रोशनी में प्रगति के साथ आगे बढ़ाकर, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर उस लिहाज से सच्चर कमेटी को लागू किया जाए तो ये बहुत जरूरी चीज होगी और तभी माना जाएगा कि बेहतर राजनीति हो रही है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो मजहबी प्लान चल रहा है, लेकिन जो बात एसटी हसन साहब ने कही, जो हाजी मोहम्मद सलीस जी कह रहे हैं और जो बात बासित जी कह रहे हैं, इन बातों में सामंजस्य बने, जमीन पर चीजें उतरे, तभी इस राजनीति का फायदा है। उत्तर मध्य प्रदेश फिलहाल इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।